डियर स्टूडेंट, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको जो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ा रही थी उसका सेक्शन 76 से लेके 106 तक हमने चीज़ें डिस्कस करनी थी। तो वो चूँकि ये एक लेंथी टॉपिक है तो इसको कंप्लीट नहीं हो पाई थी ये एक लेक्चर में, तो इसलिए मैंने आपको सेक्शन 85 तक पढ़ा दिया था और फिर मैंने इसलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको आसानी से इन चीज़ों की समझ आ सके। तो मैंने अपने पहले पार्ट में भी ये वाला जो क्वेश्चन है वो नोट करवाया था आपको, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए अपने इस लेक्चर को देखते हैं कि इसमें हमने आप क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो जो पार्ट ए में चीज़ें मैंने आपको बताई थी और मैंने बताई थी कि ये जो स्टेटमेंट है ऑल क्रिमिनल डिफेंसेस अमाउंट टू द सेम थिंग, it is a defenses to criminal liability if the accused act reasonably in the face of immediate crisis। तो कहते हैं कि कुछ हालात ही जब ऐसे पैदा हो जाते हैं कि कोई एक्ट कमिट करना पड़ता है, तो उन हालात के तहत अगर कोई एक्ट कमिट हो जाएगा तो वो वाला एक्ट हमारा ऑफेंस नहीं होगा, तो वो एक्ट हमारा फॉल करेगा जनरल एक्सेप्शन में। तो इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने सेल्फ डिफेंस, ड्यूरेस, नेसेसिटी और कंसेंट को डिस्कस करना था। तो हमने अपने जो पार्ट ए था हमारा इसका इसी लेक्चर का जो पिछला रिकॉर्ड किया है उसके तहत हमने सेल्फ डिफेंस और हमने नेसेसिटी को डिस्कस कर लिया था। जो हमारा पीछे रह गया था वो रह गया था ड्यूरेस और कंसेंट रह गया था। चूँकि वो थॉरोली हम पढ़ रहे थे 76 से लेके ऑनवर्ड, तो इसलिए वो कंप्लीट करना भी मुश्किल था। तो अब हम ऐसा करते हैं कि बगैर टाइम ज़ाया किए हम सेक्शन 85 से आगे हम चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 86 है आपका सेक्शन 86 है पाकिस्तान पिनल कोड का। सेक्शन 85 तक हमने पहले पढ़ लिया था। हम ये चीज़ें पढ़ रहे थे कि ये वाले एक्ट अगर होंगे तो वो ऑफेंस नहीं होंगे। तो फिर उसके बाद हमने इसमें एक सेल्फ डिफेंस तो सारे आ जाएंगे 76 से लेकर 106 तक, लेकिन इसके साथ हम जहाँ पे नेसेसिटी और ड्यूरेस और कंसेंट का वर्ड आएगा वो कुछ ख़ास सेक्शंस हैं उनको हम देख लेंगे। उनमें से नेसेसिटी का सेक्शन 81 हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद फिर हम ऑनवर्ड पढ़ना जो था हमने स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम सेक्शन 86 देखते हैं कि इसमें क्या है। ऑफेंसेस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। कहते हैं कि वो वाले तमाम ऑफेंसेस जिनको कमिट करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंटेंशन की या नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो फिर अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाए तो क्या होगा कि वो इसमें आएगा जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। कहते हैं कि इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had to the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge और अगेंस्ट हिज विल। ये सेक्शन 86 जो है ये 85 से ही तकरीबन मिलता जुलता है कि सेक्शन 85 में तो हमने ये पढ़ा था कि एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, कि अगर किसी की विल के खिलाफ इसको इंटॉक्सिकेशन वगैरह करवाई जाएंगी तो उसका वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। इसी तरह से सेक्शन 86 ये कहता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनको कमिट करने के लिए पर्टिकुलर इंटेंशन की ज़रूरत होती है। तो अगर वो हमें इंटेंशन ही ना हो, इंटेंशन हमारी किस तरह किस लिहाज से ना हो कि यानी कि अगर नशे की हालत में है कोई बंदा और वो उसका नशा उसकी विल के खिलाफ उसको दिया गया है, तो फिर वो उस बंदे का जो एक्ट है वो भी ऑफेंस नहीं होगा और जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेक्शन 87 पे। 87 ये कहता है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। कहते हैं कि कोई कुछ ऐसे एक्ट जिसमें बंदे की इंटेंशन जो है वो काज करने की ना हो, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। अब अमूमन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम किसी बंदे की कंसेंट के तहत कोई काम करते हैं तो उसकी कंसेंट के साथ उसको हर्ट किया जाए या उसकी डेथ काज हो जाए, तो वो वाला भी जो ऑफेंस है वो
जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। सेक्शन 87 कहता है कि नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज़ नोन बाय द डोर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ or grievous hurt is an offense by reasons of any harm which it may cause or be intended by the door to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reasons of any harm which it may be known by the door to be likely to cause to any such persons who has consented to take the risk of that harm। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी कोई बंदा अपने कोई एक्ट कमिट करने की जो है वो परमिशन दे देता है, कंसेंट दे देता है अपनी, तो उसका वो जो एक्ट है वो भी ऑफेंस नहीं होगा, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। जैसे इसकी एग्जांपल्स ये है कि जैसे क्रिकेट मैच खेलते हुए अगर किसी बंदे को कोई बॉल वगैरह लग जाती है, वो हर्ट हो जाता है, या उसकी वजह से कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बंदे की डेथ काज हो जाए, या इसके अलावा आप देखेंगे कि जो वो हैं कुछ गेम्स ऐसी हैं कि जिनके तहत वो बॉक्सिंग बॉल है जैसे, तो इसमें अगर वो अपने क्योंकि वो गेम में अपनी कंसेंट के साथ गए होते हैं और वो इस चीज़ के लिए एग्री होते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी उनको हर्ट वगैरह हो सकता है या फिर उनकी डेथ काज भी हो सकती है, तो इसलिए वो गेम में जाके गेम के लिए परमिशन जो दी जाती है इस बंदे की तरफ से, अगर उसके साथ कोई ऐसा हो जाता है, ऐसा वो बंदा इंजर हो जाता है या उसकी डेथ काज हो जाती है, तो फिर वो भी जो उसका एक्ट है दूसरे बंदे का वो ऑफेंस नहीं होगा, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। और इसमें एंड पे जाके इसकी एक्सेप्शन भी दे दी है कि एक कंडीशन भी इसके ऊपर लगाई है कि जो बंदा कंसेंट देता है उसकी एज मोर देन 18 ईयर्स हो, मेजर हो। ये नहीं कि अगर कोई 10 साल का है तो उसने कहा कि मुझे भी साथ खिला लें और वो उसको बाद में उसको मतलब हालात ऐसे हो जाए, कोई ऐसा एक्ट कमिट हो जाए कि उसकी डेथ काज हो जाए या वो हर्ट हो जाए, तो फिर जो है वो इसका सहारा नहीं ले सकता। शर्त यह है कि उस बंदे की कंसेंट ली जाए जो मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज है। तो ये जो कंसेंट का लिखा है हमने क्वेश्चन में, डी जो इसकी है क्लास क्वेश्चन की कंसेंट, उसमें ये आप सेक्शन 87 जो है इसको भी फिट कर सकते हैं साथ। उसके बाद है सेक्शन 88 है, इसमें कहते हैं कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। कहते हैं कि किसी बंदे का ऐसा एक्ट जिसके एक्ट की वजह से किसी की डेथ काज हो जाए, तो वो क्या कर रहा हो, वो उसने एक्ट किया था उस बंदे के बेनिफिट के लिए, तो वो जो है वो भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, जनरल एक्सेप्शन में आएगा। कहते हैं नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज or by intended by the door to cause or be known by the door to be likely to cause to any person for which benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। इसमें यह है कि इसमें हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो किसी भी बंदे को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से तो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा होता, उसकी कोशिश तो यही होती है कि उसका इलाज किया जाए और उसकी अच्छे से जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उस बंदे की डेथ काज हो जाए, तो फिर चूँकि जो एक्ट था एक सर्जन का, एक डॉक्टर का जो एक्ट था वो गुड फेथ में था, वो उसकी बेनिफिट के लिए उसकी अपनी गुड फेथ के साथ उसके लिए वो एक्ट कमिट कर रहा था, तो इसलिए उस बंदे का ये जो एक्ट है ये भी ऑफेंस नहीं होगा बल्कि ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। उसके बाद सेक्शन 89 है, इसमें कहते हैं कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। इसमें यह है कि सेक्शन 88 में ये था कि अगर कोई मेजर पर्सन डॉक्टर के पास जाता है, वो चूँकि अपनी कंसेंट जो है वो डॉक्टर को दे देता है कि मेरा ये फलां मुझे बीमारी है तो इसका इलाज किया जाए,
तो इसलिए वो गुड फेथ में डॉक्टर जब उसका इलाज शुरू कर देता है तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ काज हो जाएगी, तो उस डॉक्टर का जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा बल्कि वो जनरल एक्सेप्शन में फाल करेगा। तो इसी तरह सेक्शन 89 फिर ये कहता है कि अगर कोई डॉक्टर किसी चाइल्ड या इंसेंट पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहा है विद द कंसेंट ऑफ द गार्डियन ऑफ इंसेंट पर्सन और चाइल्ड, अगर उस चाइल्ड या उसके उस इंसेंट पर्सन के गार्डियन की परमिशन के तहत कोई एक्ट कमिट किया जाता है, कोई एक्ट कमिट हो जाता है डॉक्टर से और वो इन गुड फेथ कर रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड या इंसेंट पर्सन कर रहा है, विद द परमिशन ऑफ गार्डियन कर रहा है, तो उसका वो वाला जो एक्ट है वो भी ऑफेंस नहीं होगा बल्कि वो जनरल एक्सेप्शन में फाल करेगा। तो ये जो सेक्शन 87 है, 88 है, 89 है, इसको ये जो हमने क्लास डी क्वेश्चन में लिखी हुई है कंसेंट, उसमें आप लिख सकते हैं कि इन हालात के तहत जब कंसेंट के साथ कोई एक्ट कमिट होता है तो वो वाला एक्ट भी ऑफेंस नहीं होता बल्कि वो एक्ट जनरल एक्सेप्शन में फाल करता है। अब सेक्शन 89 क्या कहता है? कहता है नथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years of age or of unsound mind by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offence by reasons of any harm which it may cause or be intended by the door to cause or be known by the door to be likely to cause that person। वही बात आ जाएगी कि वो ऑफेंस नहीं होगा जो उस एक्ट के लिए उस एक्ट को ऑफेंस नहीं किया जाए कहा जाएगा जो इन गुड फेथ कमिट किया जाए या भी वो फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन हु इज़ अंडर 12 years ऑफ एज हो या फिर इंसेन हो और विद द परमिशन ऑफ गार्डियन हो, तो वो वाला एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होगा। फिर आगे इसकी प्रोविजंस दी गई हैं। पहली प्रोवाइजो है इसकी कि दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशन काजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। कहते हैं कि अगर किसी बंदे की ये इंटेंशन ही हो, डॉक्टर के पास हम लेके गए हैं, उसको परमिशन तो दे दी कि इलाज करो, लेकिन वो उसकी मेलाफाइड हो, वो उसकी बैड इंटेंशन हो और वो उसको उसकी डेथ काज करना चाहता हो, तो इसके तहत अगर कंसेंट दे भी दी गई हो लेकिन ये चीज़ साबित हो जाए कि उसने बैड इंटेंशन के साथ काम किया था और उसकी डेथ काज हुई, तो फिर उन हालात के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी है। सेकेंडली है कि दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू दी डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any previous disease or infirmity। कहते हैं कि अगर किसी बंदे को कोई है प्रीवियस डिजीज़ है या इन्फर्मिटी है और कहता है कि उसके लिए वो कोई कर देता है, कोई नेग्लिजेंसी शो कर देता है, तो उसके लिए भी वो फिर जनरल एक्सेप्शन का सहारा नहीं ले सकता। थर्डली है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट or the attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease of or infirmity। Fourthly, that this exception shall not extend to the abatement of any offence to be committed of which offence it would not extend it। ये थी इसकी सारी सेक्शन 89 की एक्सेप्शन। अब सेक्शन 89 देखें तो ये खुद भी एक एक्सेप्शन है लेकिन इसकी भी आगे से एक्सेप्शन दी गई हैं। सेक्शन 89 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी गार्डियन की परमिशन के साथ किसी चाइल्ड का ट्रीटमेंट किया जाए और किसी इंसेन पर्सन का ट्रीटमेंट किया जाए या उसके बेनिफिट के लिए कोई जो है एक्ट कमिट किया जाए तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, जनरल एक्सेप्शन में आएगा। लेकिन इसके आगे एक्सेप्शन बताई गई हैं कि अगर उसमें उसकी जो इंटेंशन है उसमें नेग्लिजेंसी शो हो जाए या वो बैड इंटेंशन से कोई एक्ट कमिट करे तो फिर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। उसके बाद सेक्शन 90 वो कहता है कंसेंट नाउन टू बी गिवन अंडर फेयर और मिसकंसेप्शन, कि इसमें ये कहता है कि कंसेंट जो है वो अगर दी गई हो अंडर फेयर या मिसकंसेप्शन तो फिर वो वाली जो है वो एक्ट भी उसका ऑफेंस नहीं होगा बल्कि वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। कहता है कि ये कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट as is intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact and if the person doing the act knows or has reason to believe that
द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच फेयर और मिसकंसेप्शन आर and consent of insane person if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequences of that to which he gives his consent or consent of child unless the contrary appears from the context if the consent is given by a person who is under 12 years of age। अब ये जो सेक्शन 90 है इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं कि पहले हम जो पढ़ रहे थे सेक्शन 87 से लेके तो सेक्शन हमने 89 तक पढ़े। उन सब में क्या था कि अगर किसी की कंसेंट हो और कंसेंट लेने के बाद उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे उसकी डेथ काज हो जाए या कोई हर्ट काज हो जाए तो उसके वो ऑफेंस नहीं होगा, वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा। लेकिन सेक्शन 90 कहता है कि अगर किसी बंदे की कंसेंट ले भी ली जाए लेकिन वो उस बंदे को की कंसेंट जो है वो अंडर फेयर और मिसकंसेप्शन ली जाए तो फिर जो है वो चीज़ जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगी। यानी कि पीछे हमने पढ़ा कि 87 से लेके 89 तक अगर हमने सारा लेना है तो उसमें किसी बंदे की कंसेंट के साथ जो एक्ट कमिट किया जाएगा वो एक्ट उस एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 90 जो है वो उसकी आगे से एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देता है कि अगर किसी बंदे की कंसेंट जो है वो उसको खौफ दिला के या फिर उसको जो है इस फेयर में मुब्तला करके ले ली जाए कि अगर तुमने ये काम ना किया तो मेरे साथ इस काम के लिए ना चले तो मैं तुम्हारी डेथ काज कर दूंगा या फिर मैं किसी और बंदे को तुम्हारे जो फैमिली मेम्बर है उसको मैं कोई नुकसान पहुंचा दूंगा तो फिर वो जो है उसकी वो अंडर फेयर उससे उसकी कंसेंट ले ले तो फिर वो जो है उसके लिए उस एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है सेक्शन 90 का वो ये कहता है कि अगर किसी इनसेन पर्सन की कंसेंट ले ली जाए, यानी कि इनसेन पर्सन को तो नहीं पता ना कि उसके बेहतरी के लिए क्या चीज़ है या उसके भले के लिए क्या है, उसके बुरे के लिए क्या है। अगर किसी इनसेन पर्सन की कंसेंट ले ली जाती है तो उस कंसेंट को लेने के बाद जो एक्ट कमिट हो जाएगा उस एक्ट के लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा जो एक्ट कमिट कर रहा है। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट है कंसेंट ऑफ चाइल्ड कि अगर अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 years ऑफ एज। अगर कोई बंदा अगर चाइल्ड है वो अंडर 12 years ऑफ एज है और उसकी कंसेंट ले ली गई है तो फिर वो उसके लिए फिर कोई एक्ट जो कमिट करता है दूसरा बंदा अंडर 12 years ऑफ एज जिसकी कंसेंट ली गई है उसके अगेंस्ट तो उसके लिए फिर वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आप जो है यहाँ तक सेक्शन 90 तक जो है ये आप अपना इसकी जो है कंसेंट वाली हेडिंग है हमारी क्वेश्चन में डी नंबर पे, इसमें आप जो है इसको लिख सकते हैं। तो इसको जब आप क्वेश्चन इसका बनाने लगेंगे तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मतलब पता नहीं अब हम ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सिंपल तरीकाकार आपका यही होगा कि पहले जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है कि मतलब जो अक्यूज पर्सन है वो कुछ एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होता। वो कौन से एक्ट्स हैं जो हमें हमारे जनरल एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, उन एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं है। तो फिर वो ये है कि उसमें आगे वो कहता है कि इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए आप सेल्फ डिफेंस को डिस्कस करें। जब आप सेल्फ डिफेंस को डिस्कस करेंगे तो सेक्शन 76 से लेके ऑनवर्ड सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। जब भी उसके बाद हमारा सेकंड है ड्यूरस, इसको भी हमने सेक्शन 94 में जाके पढ़ना है। उसके बाद हमने आगे पढ़ लिया था वो जो है नेसेसिटी। तो नेसेसिटी को आप पहले इसके मीनिंग लिखेंगे, फिर आप उसकी मतलब जो है कोई डेफिनेशन वगैरह अगर आपके जहन में होगी आप वो लिख लेंगे। फिर आप ये लिख सकते हैं कि मतलब वो जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी इसकी कि अगर किसी दूसरे बड़े हार्म से बचने के लिए या विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन कोई एक्ट कमिट कर दिया जाए तो उसकी ज़रूरत हो, कुछ हालात वाक़यात ही ऐसे पैदा हो जाए कि उनके तहत हम मजबूर हो जाए एक्ट कमिट करने के लिए, तो वो आप नेसेसिटी में लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो डी क्लास है उसको डिस्कस किया कि अगर कंसेंट को डिस्कस किया कि अगर कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें किसी बंदे की कंसेंट ले ली जाती है और फिर कोई एक्ट कमिट किया जाता है तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होता बल्कि वो वाला एक्ट हमारा जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी सेक्शन 87, 88 और 89 में।
और उसके बाद हमने सेक्शन 90 पढ़ा। सेक्शन 90 में फिर उसकी भी एक्सेप्शन आगे से आ जाती है कि अगर किसी बंदे की कंसेंट ली जाए अंडर फेयर, या फिर उसकी कंसेंट ली जाए जो इनसेंट पर्सन है, या फिर उसकी कंसेंट ली जाए जो अंदर 12 ईयर्स ऑफ एज है, तो वो फिर उन एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अब सेक्शन 91 पे। सेक्शन 91 ये कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज्ड। कहता है कि द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 do not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। सेक्शन 91 ये कहता है कि सेक्शन 87, 88 और 89 का सहारा लेते हुए हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर उस एक्ट की वजह से कोई इंडिपेंडेंट ऑफेंस बन रहा हो तो फिर हम इन चीज़ों का 87, 88, 89 का सहारा नहीं ले सकते। सिंपल सी ये बात बताई गई है कि मतलब इंडिपेंडेंटली अगर किसी एक्ट की वजह से कोई और ऑफेंस बन रहा हो तो उस ऑफेंस के लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद सेक्शन 92 है, ये कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। पीछे ये था हम पढ़ रहे थे कि जहाँ जहाँ पे हम किसी बंदे की कंसेंट के साथ उसकी बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो वो एक्ट जो होंगे वो ऑफेंस नहीं होंगे। अब सेक्शन 92 ये कहता है कि हम जब एक्ट कमिट करते हैं किसी बंदे की कंसेंट के बगैर, लेकिन हमारी इंटेंशन यही होती है कि हम उसके बेनिफिट के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो वाला एक्ट भी ऑफेंस नहीं होगा। कहते हैं नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे काज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सन's consent if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other persons in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit। सेक्शन 92 अब ये कहता है, इसकी फिर हम डॉक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसे हम ये इसकी इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई डॉक्टर जा रहा है, उसको रास्ते में एक बंदा मिला है, वो शदीद ज़ख्मी हालत में है। अब वहाँ पे ना तो उसके गार्डियन है, ना भी कोई ऐसा बंदा है कि जिससे परमिशन लेके तो उसकी जो है वो उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। और जो बंदा इंजर्ड है, जो ज़ख्मी हालत में है, वो भी इस कदर उसकी हालत जो है वो ख़तरनाक है, बेहोशी की हालत में, कि उसकी परमिशन लेना भी, उसकी कंसेंट लेने का भी वक्त नहीं है। तो अब वो जो डॉक्टर जिसने उसको उस कंडीशन में देखा, उसने क्या किया कि वो उसके भले के लिए काम करना चाहता है, उसके बेनिफिट के लिए काम करना चाहता है, तो उसने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तो अब उस ट्रीटमेंट के दौरान अगर उसकी कोई डेथ काज हो जाती है या कुछ भी कोई नुकसान वगैरह हो जाता है, तो भी वो जो बंदा है, वो डॉक्टर जो है, वो इस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और उसका जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा। इसकी आगे प्रोवाइजेस दी गई हैं कि अगर ये वाले हालात होंगे तो फिर जो है वो इसका जन एक्सेप्शन का सहारा नहीं ले सकता। पहली इसकी प्रोवाइजो क्या है कि दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। कहते हैं कि अगर किसी बंदे की इंटेंशन ही ये हो कि इसकी डेथ काज कर दी जाए या उसके लिए अटैम्प्ट ले कि इसकी डेथ काज कर दी जाए, तो फिर जो है वो जब इसका उसके ऊपर सेक्शन 92 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंडली है कि दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर दैन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट फॉर द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। तो ये तकरीबन सेक्शन 89 वाली जो सारी चीज़ें हैं ना वो इसमें आ जाएंगी। thirdly है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली काजिंग ऑफ हर्ट और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर दैन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। फोर्थली है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। ये सेक्शन 92 के भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो ये है कि अगर किसी बंदे की कंसेंट के बगैर उसके बेनिफिट के लिए कोई एक्ट कमिट किया जाएगा तो वो उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। फिर आगे इसकी प्रोविजंस बताई गई हैं कि अगर वो वॉलंटरली डेथ काज कर देता है या अटेम्प्ट टू डेथ करता है उसकी, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से कोई उसको इंजर करना चाहता है, तो फिर वो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो बंदा उस एक्ट के लिए।
उसके बाद सेक्शन 93 है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड इफ़ इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। कहते हैं कि अगर कोई कम्युनिकेशन गुड फेथ में की जाए, किसी बंदे के बेनिफिट के लिए की जाए, तो वो वाली भी कम्युनिकेशन जो है वो इसमें नहीं आएगी, ऑफेंस नहीं होगी। उसके बाद है सेक्शन 94, ये जो बी क्लास लिखी है क्वेश्चन में ड्यूरस, ये इस चीज़ को आप डील करेगा सेक्शन 94। ये कहता है कि एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, के किसी उन लोगों का एक्ट जिनको थ्रेट किया जाता है, जिनको मजबूर किया जाता है कोई एक्ट कमिट करने के लिए, तो उन लोगों का जो एक्ट है वो भी ऑफेंस नहीं होगा। कहते हैं कि एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequences, provided the person doing the act did not of his own accord to or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such concentrate। सेक्शन 94 जो है ये कहता है कि मर्डर और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, इन दो ऑफेंसेस के अलावा अगर किसी बंदे को कंपेल किया जाता है, थ्रेट किया जाता है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, कोई एक्ट कमिट करने के लिए, तो भी वो बंदा उन एक्ट्स का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लाइबिलिटी उस बंदे पे नहीं होगी, क्योंकि उसको मजबूर किया गया था वो एक्ट करने के लिए, या उसको थ्रेट इस तरह से किया गया था कि वो मजबूर हो गया वो एक्ट कमिट करने के लिए, तो फिर जिस बंदे ने वो एक्ट कमिट किया वो उन एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हाँ, अगर मतलब कोई बंदा किसी का मर्डर कर देता है या फिर स्टेट के खिलाफ कोई ऐसा प्रोपेगेंडा कर लेता है या कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो फिर उन एक्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि इन दो ऑफेंसेस के लिए, मर्डर के लिए और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसके अलावा अगर कोई एक्ट्स ऐसे कमिट कर देता है वो बंदा जिनके लिए उसको थ्रेट किया जाता है, तो फिर वो उन ऑफेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 95 है। सेक्शन 95 है कि एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजंस दैट इट कॉज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense of and temper would complain of such harm। कहते हैं कि आम हालात में अगर कोई बंदा जो है वो इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है अंडरस्टैंड करने की कि ये वाला जो है ये एक्ट कमिट किया जाएगा उस बंदे से और उससे ऑफेंस कमिट होगा या उससे ऑफेंस नहीं कमिट होगा, तो जब ये लैक ऑफ मेच्योरिटी पाई जाए, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाई जाए इस बंदे की और उस वजह से वो एक्ट कमिट कर दे, तो वो उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये सेक्शन 76 से लेके तो सेक्शन 95 तक अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, और सेक्शन 76 से लेके 95 तक आपसे दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसमें एक तो वो थारोली पूछ सकता है कि बताएं कि जो एक्ट्स आते हैं सेक्शन 76 से लेके तो सेक्शन 95 तक उनको डिस्कस करें, या फिर वो कोई भी स्टेटमेंट कोई कोटेशन दे के आपसे पूछ सकता है कि आप डिस्कस करें नेसेसिटी को, ड्यूरेस को, या फिर आप क्या करें कि उसको करें कंसेंट को करें, सेल्फ डिफेंस को डिस्कस करें। तो जिस तरह से भी आपसे वो क्वेश्चनिंग करता है आपने इसको उस तरह से कर लेना है। अभी हमारे ये चंद एक्सेप्शन वाले सेक्शन जो है 96 से लेके 106 तक रहते हैं, इनको भी हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सेक्शन 94 हमने पढ़ा है इसको भी आपने देख लेना कि ये ड्यूरेस इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है और किसी दूसरे जो है स्टेटमेंट उसके साथ मिला के भी पूछ लेता है। तो ड्यूरेस का मतलब यही है कि जब किसी बंदे को गन पॉइंट पे उसे कोई एक्ट कमिट करवाया जाता है कि कहा जाता है अगर तुमने ये वाला एक्ट कमिट ना किया तो तुम्हें जान से मार दूंगा या फिर तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर को मार दूंगा, और वो उस फेयर में वो उस थ्रेट में वो एक्ट कमिट कर देता है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और एट द एंड में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मेथड बता दूं कि आपने जब भी इसको अटैम्प्ट करना है आपने पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लेना है, फिर आपने इसकी रेलिवेंट प्रोविजन लिख लेनी है
कि सेक्शन 76 से लेकर अनवर्ड जो भी आपकी किस्म बनती होगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि मीनिंग ऑफ क्राइम लिख लेने हैं, ऑफेंसेस लिख लेने हैं। फिर उसके बाद आपने मीनिंग ऑफ जनरल एक्सेप्शन लिख लेने हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे कि आम हालात में जो ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं किसी बंदे से, जो एक्ट कमिट किए जाते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वो वाली चीज़ें इसके लिए जनरल एक्सेप्शन हैं कि जो सेक्शन 76 से लेके 106 तक जो तमाम चीज़ें आती हैं उनके लिए फिर वो जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस तरह से आपने उसके बाद इन चीज़ों को जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया होगा डिस्कस कर लेना है। तो इसके साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो इस लेक्चर को 1 से 2 दफ़ा सुनेगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन बार बार सुनने के बाद आपकी क्लियर ज़रूर हो जाएंगी। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।